नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आप सभी का हार्दिक स्वागत है डॉक्टर सत्या प्रकाश प्रकाश द्वारा आयोजित कार्यक्रम कॉफी विद कवि में। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो विषय दिया गया हमें बोलने के लिए, वो विषय है सिद्धार्थ से गौतम बनने की यात्रा। किस तरीके से सिद्धार्थ गौतम आगे चल के गौतम बुद्ध बने, कौन से उन्होंने तपस्या करी, कितने साल और कहाँ कहाँ अपने इस खोज के दौरान गए, वो किन किन कठिनाइयों से उन्हें सामना करना पड़ा, इन सब बातों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी बातें आपको कहीं न कहीं गूगल में, यूट्यूब में, सब जगह उपलब्ध है। तो क्यों ना हम अपने समय का सदुपयोग करें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को समझने का, उनको जानने का, और उनसे किस तरीके से हम अपने जीवन को, उनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार के किस तरीके से हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से जी सकते हैं। अगर मैं अच्छा, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो विचार मैं रख रहा हूं, ये मेरे अपने विचार हैं। और हालांकि इसमें मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं और गूगल पे जो भी सामग्री उपलब्ध है, और जो कुछ हमारे जानने वाले जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, अनुयायी हैं उसके, उनसे भी मैंने बात की है उनके विचारों को अच्छे तरह से समझने के लिए, जिससे कि मैं खुद पहले समझ लूं इसके पहले कि आपसे अपने विचार साझा करूं। तो जो बात हमें समझ में आई है कि भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो हमें मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताया है, तो मैं समझता हूं कि मैं इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहूंगा कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष या मुक्ति नाम की कोई चीज भी है कि नहीं। तो हम अपना जो डिस्कशन है, अपनी वार्तालाप इस बात पे फोकस करें कि किस तरीके से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकें, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार के। तो गौतम बुद्ध ने जो बताया कि जीवन में दुख है, मतलब जब तक जीवन है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक दुखों का अंत नहीं है। ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी बात है, हम सबको समझना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब कुछ भी चीजें हमारे विपरीत हो जाती हैं, अनुकूल या प्रतिकूल हो जाती हैं, तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन होता है, वाई मी, ओ गॉड, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो अगर हम इस चीज को आत्मसात कर लें और अपने मन मस्तिष्क में, अपने चेतन में ले आए कि जब तक जीवन है दुख रहेंगे, दुखों का अंत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ऐसी निगेटिव बातें जो हमारे साथ घटती हैं, हमारे आसपास घटती हैं, उनको समझने के, उनसे निपटने के लिए हम अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे। तो पहली बात है कि दुख है, जाति ही दुखम जो बताया गया। और अगली बात जो उन्होंने बताई कि दुख के कारण भी होते हैं, कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती है। कारण अंदरूनी हो सकते हैं, कारण बाहरी हो सकते हैं। और तीसरी बात, दुखों से मुक्ति संभव है, ये बहुत जरूरी बात है। बुद्ध ने खाली यहाँ पे नहीं कि दुख है, दुख से निपटना ही पड़ेगा, वहां पे अपनी बात कहकर नहीं छोड़ दिया। उन्होंने पूरा बताया कि दुख भी रहेंगे और दुखों का कारण भी है और दुख से मुक्ति भी संभव है। और फिर उन्होंने दुख से मुक्ति के साधन या रास्ते भी हमें सुझाए हैं। लेकिन अब ये बात है कि जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर सारे विद्यार्थियों को एक ही विषय बताते हैं, कोई विद्यार्थी कितना समझता है ये उसकी क्षमता पे, उसके ध्यान पे और उसकी लगन पे निर्भर करता है। तो यही बात बुद्ध द्वारा बताए हुए ये मुक्ति के रास्तों पर भी लागू होती है। हम उनके बताए हुए रास्तों को कितने अच्छी तरीके से समझते हैं, उनमें कितना विश्वास रखते हैं और उनमें पालन करने का बीड़ा उठाते हैं, मन में संकल्प लाते हैं। तो इसके लिए जो तीन सेगमेंट जो उन्होंने बताए हैं इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को फॉलो करने के लिए, पहला है जैसे कि हमारा आचरण कैसा हो। तो उन्होंने तीन चीजें बताई हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा।
शील के अंतर्गत उन्होंने बताया है, कुछ चीजें लिस्ट करी हैं कि हमारा आचरण कैसा हो। तो आचरण में जो कुछ भी हम करें वो प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे काम जो भी हो शुद्ध होने चाहिए। और जैसे कि सच बोलना, धर्म कहता है कि हम सच बोले, लेकिन साथ ही यह भी होना चाहिए कि सत्य भी बोले लेकिन दूसरों को उससे हर्ट नहीं हो, आहत नहीं हो लोग। तो वरना कई लोग बोलते हैं नहीं हम तो सत्यवादी हैं, हम तो हमेशा सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन उस चक्कर में, सत्य बोलने के चक्कर में लोगों को आहत कर देते हैं। तो ऐसे इस तरह के सच से भी हमको बचना चाहिए। ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी बात भी कह दें और साथ ही दूसरों को दुखी भी मत करें। और गलत विचार न मन में लाएं। गलत विचार जैसे कुछ भी आते हैं तो बेस्ट जो तरीका होता है, जिन चीजों से गलत विचार मन में आते हैं उन चीजों से हम अपने आप को दूर कर लें। जैसे कि कोई किस चीज को पाने की बहुत ही प्रबल इच्छा हो रही है और उसके चलते फिर आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, प्रतिस्पर्धाएं आती हैं। तो उस चीज को हम समझ लें कि ठीक है, कोशिश हम कर रहे हैं अपनी, और ये चीज मिल गई तो भी ठीक है, अगर नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं। और तो शील के बाद जो बात आती है समाधि की, समाधि का सीधा सीधा संपर्क है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना और अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करना। अक्सर लोग मिल जाएंगे कि मेडिटेशन करना, कंसंट्रेशन करना, अरे ये सब बात की बातें हैं, यंग एज में या मिडिल एज में इस चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि ध्यान लगाने वाली बात जो है, ये जितनी कम उम्र में, जितनी जल्दी से जल्दी शुरू हो सके उस मार्ग में आदमी जितनी अपने जीवन में जितनी जल्दी से उस मार्ग में चल सके, उसको अडॉप्ट कर सके, मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत ही श्रेयकर होगा। क्योंकि अक्सर कई चीजें होती जीवन में करना होता है हमको, और ध्यान बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि हम किसी भी एक चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी को फोकस करने के टेक्निक्स पे ध्यान कर लिया, उसको सीख लिया, तो जो भी आप करेंगे उसको आप पूरे मनोयोग से कर सकेंगे, उस पर आप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकेंगे। जैसे कि जब हम लोग बचपन में थे तो एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था कि सूरज की किरणें हैं, रोशनी है, चारों तरफ गर्मी है, ताप है, तो ठीक है, उससे थोड़ी गर्मी लगती है, चीजें आसपास से गर्म हो जाती हैं, लेकिन चूंकि उसकी हर किरण की अपनी एक क्षमता होती है, वो क्षीण हो जाती है, कमजोर होती है। लेकिन अगर उन्हीं कई सारी किरणों की क्षमताओं को मिला के एक साथ जोड़ दिया जाए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम करते हैं, तो वही एक बहुत ही पोटेंट एलिमेंट बन जाता है, जिससे कि आपने देखा होगा कि कागज जल जाता है, पत्ते जल जाते हैं। तो यही हमको करना है। कंसंट्रेशन का सीधा सीधा मतलब यही है कि ध्यान के जरिए हमको अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करना है, जिससे कि जो भी हम काम करें उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके हम उसको कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो गुणवत्ता होगी वो भी काफी बढ़िया होगी, बहुत तेज होगी। और कई बार होता है कि 4-5 काम साथ में करने होते हैं, आप ओवरवेल्म हो जाते हैं हम सभी। तो अगर हमने अपने आप को कंसंट्रेट करने की टेक्निक में थोड़ी भी अगर महारत हासिल कर ली तो प्रायोरिटाइज कर पाएंगे, और जब हम एक काम कर रहे हैं तो उस समय फिर दूसरे काम का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होगा। एक काम कर रहे हैं तो एक काम को ही, उस पर ही फोकस कर सकेंगे और उसको अच्छे से कर पाएंगे। और फिर जो तीसरी चीज आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा का सीधा सीधा अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब इस साधना, शील, अच्छे विचार, अच्छा आचरण, उसके चलते फिर हम आएंगे समाधि की ओर, कंसंट्रेशन और ध्यान की ओर, और फिर ध्यान से अगला जो कड़ी है, अगला स्टेप है प्रज्ञा, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान को पाना, कि अपने आप को हमेशा चेतन में रहना। ज्ञान पाना जो मेरा अपना जो मतलब मैंने लगाया है कि हमेशा चेतन में रहना, सचेत रहना। आपके साथ क्या घटित हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं,
आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, सब चेतन की अवस्था में हो रहा है आपका। तो अब इसमें कुछ चीजों को अगर हम एनालाइज करें कि शील के अंदर हमारे आचरण कैसा हो, आचरण तो कुछ बातें जो मैंने नोट्स बनाए हैं और जो मुझे लगा कि ये चीजें आज की तारीख में भी सम्यक हैं, समय सामयिक हैं और एप्लीकेबल हैं। जैसे पहली चीज तो ये हो गई कि थिंक बिग, फ्रॉम इंडिविजुअलिटी टू इंक्लूसिवनेस। ओके, कई बार हम अपने आप में ही आत्मसात रहते हैं, अपने में खोए रहते हैं और मेरा धर्म, मेरी किताबें, मेरा ये सब उसमें लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा व्यापक रूप में देखेंगे तो पाएंगे कि सारे धर्म एक ही बात कहते हैं, मिलजुल के रहना है, किसी को दुखी नहीं करना है। तो अगर अपना हम थॉट प्रोसेस को ब्रॉड करें, अपने दिल को थोड़ा और खुला करें और कैसे बोलते हैं ना, खिड़की खोल दो और ताजी हवा आने दो, अगर इस तरीके से करें तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने के लिए हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि माइक्रो टू मैक्रो, थिंक बिग, लेट अदर थॉट प्रोसेस कम इन, एनालाइज, डोंट जस्ट शट देम ऑफ। खिड़की खोलेंगे तभी हवा आएगी, और तभी जब ताजी हवा आएगी तो अंदर की जो दूषित हवा है वो भी और ताजी हो जाएगी। वरना वही हवा या वही विचार जो ना, एक ही विचार समय के साथ वो पुराने भी हो जाते हैं विचार, कोई चीज, तो उनको भी बदलाव बहुत जरूरी है। और दूसरा जो हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे जो कैसे हमारे थॉट प्रोसेस हो, आचरण कैसा हो, उसमें जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी कहा, स्पीक ट्रुथ बट प्लेजेंट। सोच समझ के बोलिए। और जैसे आजकल होता है व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज आया, कई लोगों को मैं देखता हूँ बहुत जल्दी में रहते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, और बाद में आप उनसे पूछे भाई आपने क्या फॉरवर्ड किया है, आपने पढ़ा, समझा, सोचा फॉरवर्ड करने लायक चीज है कि नहीं, तो उनका सीधा सीधा उत्तर यही होता है कि अरे यार कुछ चीज आई थी, मैंने सोचा फॉरवर्ड कर दें। ठीक है ना। तो लोग शायद इसलिए ही है, उनके पास फोन है कि बस फोन है तो कुछ ना कुछ आया तो उसको फॉरवर्ड करना है, बगैर ये सोचे समझे कि इससे किसी को तकलीफ तो नहीं होने वाली है। कोई चीज बहुत सेंसिटिव हो सकती है उसमें, धर्म विशेष की कोई चीज हो सकती है, कोई नकारात्मक चीजें हो सकती हैं, किसी को उससे ठेस पहुंच सकती है, ये कुछ नहीं सोचते वो। तो मैं समझता हूं कि कोई भी चीज फॉरवर्ड करने के पहले आप उसको सोचे समझे। अगर आपको उससे खुशी मिल रही है, आपको लगता है कि इससे लोगों को खुशी मिलेगी, तब आप फॉरवर्ड करिए, वरना उसको सीधे डिलीट कर दीजिए। और एक जो चीज होती है कि शांति और हैप्पीनेस हम ढूंढते हैं, अरे भाई सब लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तो इसके बारे में भी कहा जाता है कि शांति हमारे अंदर है, ना कोई हमको अशांत कर सकता है और ना कोई हमको शांति दे सकता है, सिवा हमारे अपने खुद के, हमारा अपना जो सेल्फ है वही हमको शांति दे सकता है। तो और वो करने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन पर कंट्रोल करें। ये नहीं हो कि फेसबुक पे कुछ हमने पोस्ट डाली और कमेंट कर दिया किसी ने, तो हमको बड़ी खुशी मिल गई, बहुत अच्छा लगा, और किसी ने कमेंट नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो मन जो है बहुत अशांत हो गया, मन दुखी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए है? बाहरी चीजों पे हम बिल्कुल ना निर्भर हों, शांति हमारे भीतर होनी चाहिए। हैप्पीनेस का जो एक फार्मूला बताते हैं वो ये है कि जो चीज आपको खुशी दे रही है, आपको लगा कि इस चीज से मुझे बहुत खुशी मिल रही है, अगर वो चीज आपसे ले ली जाए, क्या आप तब भी खुश हैं? अगर उत्तर आपका अंदर से बिल्कुल आता है यस, ये चीज मुझे मिली थी, मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन अगर मेरे से दूर हो गई है, बड़ा अच्छा फोन मिला मुझे लेकिन अब फोन गायब हो गया, कोई बात नहीं। अगर आप फिर भी नॉर्मल हैं, सामान्य हैं, तो इसका मतलब कि आप अंदर से खुश हैं। क्योंकि बाहरी चीजों में खुशी ढूंढने का अंतर यह है कि खुशी के पैमाने आपके बदलते रहेंगे। और जो चौथा पॉइंट ये है कि हैप्पीनेस, देयर इज नो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस एक्सटर्नली। तो आप जब कुछ काम कर रहे हैं तो एंजॉय द जर्नी,
rather than waiting to reach at the end result or the destination, sorry. So destination आएगा तब आएगा, लेकिन जो जर्नी है उसको आप एंजॉय करते समय। बच्चे जब बड़े होंगे लगता है कि अरे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए, नौकरी करने लगे, शादी ब्याह हो जाए तो मेरी जिंदगी जो है ना आराम से हो, फिर मैं अपनी जिंदगी आराम से जीऊंगा। नहीं, तब तो आप इंतजार करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। बच्चे कब पढ़ाई खत्म होगी, कौन सा कोर्स करेंगे, आपके द्वारा चुना हुआ कोर्स करेंगे या उनका अपना कुछ सोच है, अपना कुछ करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, फिर शादी करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आप इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए जब बच्चे बड़े हो रहे हैं आप हर पल को, हर क्षण को जिए और उसको एंजॉय करिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंजॉय द जर्नी एंड डोंट वेट फॉर द डेस्टिनेशन। कंट्रोल योर माइंड। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड? ऑफ कोर्स लोग कहेंगे कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज सोच लेना एक पल में, बातें बातें करके तो समाधान निकाल लेना बहुत आसान है, लेकिन उस पर पालन करना उसको बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एक बात जो बुद्ध ने, फिर आप जाइए कि उन्होंने समाधि के ऊपर में ध्यान दिया। समाधि क्या है? रोज जो आप करना चाह रहे हैं उसको आप ध्यान में लाइए, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो बोलते हैं। तो परफेक्ट मैं नहीं कहूंगा क्योंकि देयर इज नो एब्सोल्यूट परफेक्ट थिंग, ऐसे मान के मैं चलता हूं। देयर नो परफेक्ट थिंग, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं हमेशा। आज जो परफेक्ट लगता है कल वो नहीं परफेक्ट होता। तो उस चक्कर में हम ना ही पड़े, क्योंकि ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में और भी मन की शांति भंग हो सकती है। तो इसके लिए कहते हैं कि रिस्पॉन्ड एंड डू नॉट रिएक्ट, क्योंकि और रिस्पॉन्ड डू नॉट रिएक्ट इसका मतलब है कि मन पे कंट्रोल हो हमारा। कई बार ये भी होता है कि कुछ चीजें हमारे मन के अंदर पहले से ही प्रोग्राम्ड है। डिपेंड करता है किस तरह का, किसका बचपन रहा है, किस तरह की परिस्थितियों में उसने जीवन बिताया है, या किस तरह के अनुभवों से वो गुजरा है। तो वो अनुभव हमारे मन पटल पर उनकी छाप बनी रहती है। तो जब कोई चीज हम देखते हैं वैसे मिलती जुलती या सिमिलर चीज, तो पहले जो अनुभव हो चुके हैं उन्हीं के बेस पे, उन्हीं के आधार पे हम निर्णय लेते हैं, अपनी बात कहते हैं या अपना रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को थोड़ा दो कदम रुक के, दो पल रुक के और सोच के उत्तर देंगे तो समझ में आएगा कि यस, रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड करना भी संभव है। आपको टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बात, अगर किसी में ऐसी कोई कमी है कि वो फट से रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और अगर उसके मन में ये इच्छा है कि यार मुझे जो है ना रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्ड करने की आदत लानी है, प्रैक्टिस करे, रोज प्रैक्टिस करे। और जैसे मैंने बताया कि हमें आदत हो जाती है लोगों को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने की, लेकिन अगर उसके अंदर रियलाइजेशन आ जाए कि भाई मैं फॉरवर्ड करता हूं, इससे लोगों को तकलीफ हो जाती है हमारे फॉरवर्ड से, तो वो फिर नित्य प्रति प्रैक्टिस करने लगे कि उसकी उंगली जाएगी फॉरवर्ड के नहीं, बट ये चेतन मन में आना चाहिए कि मुझे फॉरवर्ड नहीं करना है। उसको ऐसा नहीं लगे यार फॉरवर्ड नहीं किया तो मैंने कुछ किया नहीं। इस चीज से उसको जो है ना ऊपर उठना होगा, और धीमे धीमे आप देखोगे उसकी एक आदत हो जाएगी कि वो अपना मैसेज पढ़ेगा, शायद 100 में 99 बार ऐसा होगा कि फॉरवर्ड भी नहीं करेगा, उसको मन भी नहीं होगा, क्योंकि उसको लग जाएगा क्यों किसी को तकलीफ देनी है, लेट पीपल बी इन पीस। क्योंकि किसी के पास जाएगा, फिर उसका अलार्म बजेगा, टिंग से घंटी बजेगी, उसको डिस्टर्बेंस होगा, फिर वो भी पढ़ेगा उस मैसेज को, अपना समय बर्बाद करेगा। और जो एक और बहुत अहम बात, गुस्सा, क्रोध, एंगर, इससे भी बचने का मार्ग या बचने का साधन बताया है भगवान गौतम बुद्ध ने। आचरण की श्रृंखला में ये भी आता है कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्से से बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि आप जिससे ऊपर गुस्सा होते हो उसको तो तकलीफ होती है, लेकिन जब आप गुस्सा होते तो आपको भी तकलीफ होती है। कहने का तात्पर्य यह है, जैसे एग्जाम्पल इसका देते हैं कि जिस तरीके से माचिस की तीली वो किसी दूसरी चीज को तो जलाती है, लेकिन साथ ही वो खुद भी जलती है। तो इसलिए भी कहा गया है कि अच्छा आचरण रखें, क्रोध करने से, गुस्सा होने से बचें, क्योंकि गुस्सा आपको भी नुकसान देता है।
और गुस्से में हम फिर अपने मन पे काबू खो जाता हमारा, और तभी फिर रिस्पॉन्ड के बजाय हम रिएक्ट करते हैं। तो देखा आपने कैसे सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। और इसके बाद जो एक बात आती है कि विचारों पे नियंत्रण हो हमारा, विचारों पर नियंत्रण हो फिर से कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कहते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं। और जैसा कहते हैं, कहने से पहले विचार हमारे मन में पहले उत्पन्न होते हैं। जीभ पर आने के पहले विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम सोच को ही शुद्ध कर लें अपनी, कि ठीक है मैं नेगेटिव कोई चीज नहीं बोलूंगा, मैंने एक आदत बना ली, अगर सपोज आदत ऐसे बना ले, जो चीज है हर चीज में मैं एक सकारात्मक बात ढूंढूंगा, एक खूबसूरत चीज ढूंढ लूंगा मैं, कोई भी चीज हो। कचरा भी होगा तो उसमें मैं ढूंढ लूंगा, जैसे आजकल होता है रिसाइकिल लोग करते हैं, कई सारी चीजें होते हैं जो उसको फेंक दी जाती हैं, लेकिन उसको भी आप लेके उससे भी कुछ ना कुछ रिसाइकिल्ड चीजों को क्रिएट करते हैं और कुछ अच्छी एक कृति, अच्छी क्रिएशन तैयार हो जाता है। तो ये भी एक इसी बात का उदाहरण है कि कचड़े से भी लोग बना लेते हैं। कचड़ा है उससे भी आजकल गैस बना रहे हैं, उससे खाद बना रहे हैं, उससे एनर्जी बना रहे हैं। तो मतलब किसी ने उसमें भी एक पॉजिटिव चीज ढूंढी है, सकारात्मक चीज ढूंढी है, तभी इस तरह के नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो हम भी अगर मन में ऐसा एक दृढ़ संकल्प ले लें कि भाई कोई भी चीज है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं कहना है, और इस चीज को हम जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में अपने इस चीज को रिपीट करें, मन में अपने लाएं कि नहीं मेरे को नेगेटिव कोई चीज नहीं बोलनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है। तो जब आप नेगेटिव एक बार नकारात्मक चीजें, हर्टफुल चीजें सोचना ही बंद कर दोगे, तो जाहिर सी बात है जब उसकी उपज नहीं हो रही तो जबान पे भी वो बात नहीं आएगी। तो विचारों से जैसे हमारे विचार होते हैं, उसी वैसे हमारा आकार होता है, वैसे हमारे थॉट प्रोसेस, वही बात हमारी जुबान से निकलती है, वैसे हमारे फिर काम, हमारे हाथ भी, बिकॉज मन के कंट्रोल में ही हाथ है। तो और जैसे जैसे विचारों पे हमारा कंट्रोल आता जाएगा तो फिर जो है रिएक्ट करने के बजाय हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड देखेंगे आप। और एक जो और अहम बात बताई गई हमारे आचरण पे, कि जो भी हम देखें उसको हम उसका मापदंड करना बहुत जरूरी है। किसी ने कुछ कहा उस पर अंधविश्वास करके उस पर एक्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी एक उसी टीचिंग के अंतर्गत आता है कि जैसे सूरज है, चंद्रमा है, इसी तरीके से हर चीज सत्य पे टिका हुआ है, तो सत्य की खोज करें। और आजकल देखिए फेक न्यूज बहुत आती है। कई बार यूट्यूब में या फेसबुक में कोई चीज आई, व्हाट्सएप में कोई चीज आती है, आप पढ़ते हैं, आपको लगता है वाह ऐसा हुआ, ऐसा उसने कहा, ऐसा किया। लेकिन जब दो चार लोगों से बात करते हैं तब मालूम पड़ता है कि अरे ये तो फेक न्यूज है, या ये बहुत पुरानी न्यूज है, उसको रिहाश करके प्रस्तुत कर दिया गया है। तो लेकिन उससे अगर आपने वो गलत न्यूज या फेक न्यूज फॉरवर्ड कर दी, हो सकता है कोई आदमी उसको सच भी मान बैठे और उसके बेसिस पे कोई डिसीजन भी ले ले जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए जो भी बात आपसे कही जाए या जो भी आप पढ़ें, उसकी सत्यता की प्रामाणिकता पे जोर दें, उस पर ध्यान दें। और जब तक आपका उस पर विश्वास नहीं हो, साइंटिफिक रूप से वो चीज प्रूफ नहीं हो, सत्य प्रमाणित ना हो जाए, उस पर आप बिल्कुल विश्वास न करें। और एक बात और जो कही जाती है कि सारे दुखों का कारण दुख है, और दुख बाहरी होते हैं, भीतरी भी होते हैं। भीतरी दुखों में एक कारण जो है अटैचमेंट है। अब अटैचमेंट से कैसे दूर हुआ जाए कि आप लोगों की मदद करें, घर में भी लोग हैं उनसे भी प्यार मोहब्बत सब करें, लेकिन अटैचमेंट ना करें। बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि हम सारे लोग इमोशनल होते हैं, ह्यूमन बीइंग इमोशनल होता है, वरना तो ह्यूमन क्यों कहलाते वो सोच सकते हैं, शायद इसीलिए इमोशनल भी होते हैं। और ह्यूमन क्यों, आप देखेंगे इमोशन जानवरों में भी होते हैं, वो भी महसूस करते हैं। तभी देखिए टॉमी होता है, आप उसको बुलाते हो, आपके पास दौड़ा चलाता है वो है। तो लेकिन अटैचमेंट कैसे कम करें या खत्म करें, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस पे भी लगातार काम करने से, विचार करने से, अटैचमेंट का ये नहीं है कि आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें, लोगों की मदद करना बंद कर दें। और
ये शायद इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है इस चीज को समझना, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पे। आज जो आया है कल जाएगा वो, चाहे आदमी हो, मतलब इंसान हो, पेड़ पत्तियां, जो भी चीजें, नदी नाले। कई बार आपने देखा होगा कि पुरानी नदियां सूख गई, नई नदियां निकल आई हैं, और जहां पहले मरुस्थल होते थे आजकल वहां पे भी घास उगने लगी है, हरियाली वहां पे भी आने लगी है। तो सब चीज परिवर्तनीय है, परिवर्तन हो रहा है चीजों में, और कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो अगर इस चीज को हम समझ जाएंगे तो अटैचमेंट से भी ऊपर उठ जाएंगे। तब शायद जिस चीज से हम अटैच्ड हो रहे हैं उसके खो जाने का हमको उतना दुख नहीं होगा, गम नहीं होगा। क्योंकि कई बार लोग कई चीजों से बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, चाहे डॉग होता है घर में, उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत इमोशनली, और उसके नहीं रहने पे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। सभी पढ़ते हैं, निकलती हैं चीजें अखबारों में, पेपर में, टेलीविजन में, या किसी चीज से इतने अटैच हो जाते हैं उस चीज के, कोई गर्लफ्रेंड से कितना अटैच हो गए और उसका वो चले जाने पे लोग जो है खून खराबे पे उतर आते हैं। तो अगर इस चीज को आदमी समझे तो शायद इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेने से बच जाएगा और अपने आप को संयमित रहते हुए सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकता है। एक बात जो और जैसे बुद्ध जी ने कही, अप्पो देवो भव। अप्पो देवो भव, एक्चुअली मैं ऐसा कहूं कि ये सारी चीजें जो अभी तक हमने बताई हैं या डिस्कस करी हैं, उन सभी चीजों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। अप्पो दीपो भव मतलब आप अपना दिया या दीपक स्वयं बनो। मतलब यह है कि आपको कोई रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही है। जैसे कोई आपको मेडिटेशन करने के तरीके तो बता सकता है, लेकिन आपको मेडिटेशन करना, उसका अनुभव करना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्लास में भी जो हमारे टीचर्स होते हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं, वो हमें विषय तो बता देंगी, लेकिन उसको पढ़ना, उसको समझना, और फिर एग्जाम हॉल में जैसा प्रश्न पूछा गया उस मुताबिक से उसका उत्तर देना, ये तो हर विद्यार्थी को खुद ही करना पड़ेगा। वो टीचर नहीं कर सकती है, वो आपके गुरु नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अप्पो दीपो भव, आप अपने दीपक खुद बनो। इसको अगर थोड़ा और विस्तार करें तो यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। आपके साथ जो घटित हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है या जो घटित हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, उसकी आप खुद जिम्मेदारी लीजिए। अक्सर होता है कि जब अच्छी चीजें होती तो बोलते मैंने किया, और जब चीजें प्रतिकूल होने लगती हैं तो फिर हम ढूंढते हैं किसके ऊपर इसका ब्लेम डालना। ये एक प्रवृत्ति होती है लोगों के, ह्यूमन बीइंग के, बहुत कॉमन। तो अगर हम ये चीज रियलाइज करें कि मैं अपना दीपक खुद हूं, मेरे साथ जो भी घटित हो रहा उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, तो मैं समझता हूं कि ये, क्योंकि एक बार रियलाइजेशन आएगा कि यस मेरे से गलती हुई, मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन किसी कारण से मैंने ऐसा नहीं कह सके। तो एक बार जब रियलाइजेशन आएगा तो वहीं से सुधार की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जब तक अगर हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति रहेगी कि हम एस्केप ढूंढेंगे, किसी और को, अपने साथ जो बुरा हो रहा है उसके लिए किसी और को दोषी मानेंगे, तो शायद हमारे अंदर सुधार कभी नहीं आएगा। क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होगा कि यस हमने भी कुछ गलत किया, हमसे भी कुछ गलत डिसीजन हो गए। और गलत डिसीजन हो जाते हैं, हो गए तो उसको आप स्वीकार कर लीजिए, चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र में हो या चाहे ऑफिशियल जगह पे हो। गलती हो गई, मान लीजिए भाई। अगर मान लिया तो शायद उस चीज को लोग भी समझेंगे, लेकिन अगर आप उसके लिए और बहाने बनाते गए या दूसरों के ऊपर में दोषारोपण करते गए तो शायद लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं कि यस आप अपनी गलती किसी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके नतीजे बुरे भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मेडिटेशन मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि यस मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और कुछ नहीं, अगर उसको आप सिंपल साधारण भाषा में ले लें तो यह कि अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने की टेक्निक है। आप इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ें और या किसी मुक्ति मोक्ष आई थिंक उन चीजों से ना जोड़ें, तो शायद मेडिटेशन समझने में आपको आसानी होगी। अक्सर लोग मेडिटेशन को जोड़ देते हैं
परम ब्रह्म से मुलाकात या वो सारी चीजें, आई थिंक वो बात की बातें आप परसू करना चाहें तो बाद में आप जरूर बाहर लोगों से मिल सकते हैं जो जिनको इस बात की जानकारी हो। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं मेडिटेशन का सिंपल सा रूप रखना चाहूँगा कि मेडिटेशन अपने फोकस करने की टेक्निक जो है, फोकस करने की हमारी जो क्षमता है उसको इम्प्रूवमेंट करना है। बस यहीं तक इस बात को सीमित करें, उससे हमको फायदा हो सकता है। स्पेंड टाइम दैट यू एंजॉय डूइंग मोस्ट। ऑफिस में हम सोचते हैं कि यार ऑफिस में बहुत तकलीफ है, बहुत काम है, बहुत परेशानियां हैं। बिल्कुल दुख है, ये तो बुद्ध जी ने पहले ही कहा है। तो लेकिन अगर ऑफिस हम इसलिए जाएं कि यस ऑफिस में जा रहा हूं काम करने और ये मेरे जीविका अर्जन का एक जरिया है, एक माध्यम है। मैं जा रहा हूं रोज सुबह, हमारी जितनी कोशिश है, हमारी जितनी क्षमता है, हमने जितना पढ़ा लिखा है उस मुताबिक से मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा। और बस यहीं पे खत्म, अपने आप को रोकना भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देने में कुछ कमी आ रही है तो आई थिंक आपको उसके ऊपर भी काम करना है। समटाइम्स पीपल विल से आई एम डूइंग माई बेस्ट, बट इट कैन हैपन कि योर बेस्ट इज नॉट बेस्ट इनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Then understand the gap, realize the gap, and put forward your proposal to your senior superiors. I need XYZ training to improve my work quality. I can be more useful to the organization if I am given this training. So that is how हमें नित्य रूप से अपनी कार्य कुशलता, अपनी क्षमता का भी में भी बढ़ोतरी लानी है। और डू नॉट डाउट योर सेल्फ। ये करें कि वो करें, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, ऑन द हाइंड साइड लगता अरे यार ऐसा नहीं ऐसा करते। बात ये होती है कि हाइंड साइड में जब भी हम देखते हैं तो खाली डिसीजन के ऊपर हमारी नजर जाती है, लेकिन इर्द गिर्द जो परिस्थितियां सी उस समय डिसीजन लेने के पहले जो परिस्थितियां सी, वो परिस्थितियां तो मिट गई होती हैं। तो आप जब उसका निरीक्षण करते हैं तो आप खाली डिसीजन के ऊपर ध्यान रहता है आपका, किस कॉन्टेक्स्ट में वो डिसीजन लिया गया था, वो कॉन्टेक्स्ट चीजें भूल गए होते हैं या वो चीजें मिट गई होती हैं। तो उससे भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि तब बड़ी तकलीफ होती है। अरे यार उस समय ऐसा करते तो मैं ये हो गया होता, मुझे वो मिल गया होता, ये इंक्रीमेंट, वो प्रमोशन, या इस कंपनी में जॉब मिल जाता। तो इसीलिए भी कहा गया है कि आप जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और कई बार ये भी होता है, ये एक स्पीच थी स्टीव जॉब्स की भी, किसी कॉलेज के सेमिनार में उन्होंने कहा था, व्हेन यू लुक बैक यू विल फाइंड ऑल डॉट्स मीट। दैट मीन जो भी हुआ था, हर चीज आप जहां पे पहुंचे हो, पिछले आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, वो सारा कुछ, सब चीजों का महत्वपूर्ण योगदान था आपको आपकी प्रेजेंट जगह पे पहुंचाने के लिए। तो अगर आप सचेत हैं, चेतन अवस्था में रह रहे हैं, तो जब जो चीज घटित हो रही है आपके साथ, आपको उससे कोई अगर मन माफिक नहीं भी हुआ, आपको उससे बुरा नहीं लगेगा। वरना कई साल जब बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको लगता है अरे वाह, हाँ तब ये हुआ था, उसका फल मुझे आज मिला है, लेकिन उस समय आप बहुत दुखी हुए थे। लेकिन अगर आप चेतन अवस्था में हैं, आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि कोई चीज परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग विल चेंज। आज जो लग रहा है परमानेंट, ऐसा लग रहा है, बुरी भी चीज लग रही है, वो भी परमानेंट नहीं है, और आज जो आपके साथ बुरा हो रहा है वो भी परमानेंट नहीं है। अगर आप ऐसा मान के चलें तो शायद बहुत काम रह सकते हैं, और किसी प्रकार का टेंशन नहीं आएगा, किसी प्रकार के बुरे भाव नहीं मन में आएंगे, और लोगों के प्रति वैमनस्य भी नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने आप से खुश हैं। दैट विल बी द लाइक रियल हैप्पीनेस। यस, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, रात आ रही है, फिर सुबह हो रही है, आपको मालूम है। अब इसी चीज को रियलाइजेशन करना अपनी लाइफ में कि भाई ठीक है, आज रात चल रही है, सुबह आएगी। लेकिन सुबह आके फिर बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना, क्योंकि फिर आपको मालूम है कि भाई ये सुबह भी टिकने वाली नहीं है। 8, 10, 12 घंटे, 14 घंटे, डिपेंड करता है कहाँ पे कितना बड़ा दिन है, या रात बड़ी हो रही है, छोटा हो रहा है, छोटी रात बड़ा दिन है, बड़ी रात छोटे दिन। तो 8, 10, 12 घंटे के बाद फिर से ये
दिन भी डूब जाने वाला है और फिर रात आने वाली है। ये नहीं कि रात आ गई तो मायूस हो गए, दिन आ गया तो बहुत खुश हो गए। अगर इन बातों की आपको रियलाइजेशन हो जाए तो आप एक रस रहेंगे, समान रूप से रहेंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे अच्छा समय चल रहा हो बुरा समय चल रहा हो, क्योंकि आपको मालूम है बुरा समय भी कट जाने वाला है और जो अच्छा समय भी चल रहा है वो भी हमेशा हमेशा नहीं रहने वाला है। फोकस ऑन जर्नी नॉट ऑन द डेस्टिनेशन, ये हमने पहले ही डिस्कस किया इस बात को। और फोकस ऑन मेंटल वेलबींग, क्योंकि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, ये तो कहा ही गया है। तो कई बार लोग फैशन, कपड़े और बाहरी देख रेख में बहुत समय लगाते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन अंदर रूप से अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मन को सजाने संवारने के लिए आदमी मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसमें थोड़ी देर बैठना होता है कि भाई आप कंफर्टेबल पोजीशन में आके थोड़ी देर बैठिए, मेडिटेट करिए, तो लोगों को लगता है यार ये तो समय व्यर्थ करना हो गया, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँ, मैं टीवी देख लूँ, मैं थोड़े यार दोस्तों से मैसेज कर लूँ, थोड़े मैसेज फॉरवर्ड कर लूँ, जिनका लॉन्ग रन में कोई महत्व नहीं है। फेसबुक में कई सारे लोग कई फ्रेंड हजारों की तादाद में बना लेते हैं, उनको लगता है मेरे पास इतने फॉलोअर, इतने फ्रेंड्स। हाँ, आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको फॉलोअर्स की जरूरत है, वो तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, आपको फॉलोअर चाहिए जो आपकी बात सुने, जो आपकी बात को आगे प्रोपोगेट करें। या आपका अगर प्रोडक्शन लाइन में है, कुछ सेल्स कर रहे हैं, तो यस, जितने ज्यादा फॉलोअर होंगे वो आपकी कंपनी है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन चीजों को खरीदेंगे, वो बात तो सुन जाती है। लेकिन पर्सनल फ्रेंडशिप के लिए कि ज्यादा जितने लोग होंगे उतने ज्यादा लाइक्स होंगे, उतने ज्यादा कमेंट्स होंगे, आई थिंक उन सबसे बचना चाहिए हमको, क्योंकि बाहरी खुशी क्षणिक होती है। और एक और जो बहुत अहम बात बताई गई हमारे आचरण में, आचरण को कैसे हम शुद्ध करें, कि मौन रखने की बात, कि जहां आपके पास कुछ सकारात्मक कहने के लिए ना हो वहां मौन रखें। कभी कभी लगता है कि अरे मीटिंग हो रही है और हमने कुछ नहीं कहा, लोग क्या सोचेंगे, कि या तो इसको इंटरेस्ट नहीं है या इसको कुछ आता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं लोगों को, अगर आपको लगता है कि आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आप अननेसेसरी बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाह रहे हैं, आप सुनिए सबकी और फिर अपना निष्कर्ष दीजिए। ये बात, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जब लंबे लंबे स्पीच दे लेंगे, लंबे लंबे भाषण देंगे, तभी लोगों को लगेगा आपकी उपयोगिता। आई थिंक इसमें कोई तथ्य नहीं है। कम बोलें लेकिन सटीक बोलें, वो ज्यादा आवश्यक है, वो ज्यादा कारगर है, बजाय इसके कि आप लंबा चौड़ा बोलें, बहुत देर तक बोलें और उसमें काम की बात बहुत थोड़ी सी हो। तो शुरू में लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं चीजें, लेकिन जैसे समय बीतता है लोग भी समझ जाते हैं कि फुटेज खाने वाली बात हो गई। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि हमारी बातें, जो हमारा विषय था, टॉपिक था, उससे जुड़ी हुई थी। और मैं ये भी समझता हूं कि आप सबको कुछ नया तो नहीं मैं कह सकता हूं, बट यह है कि रीइंफोर्समेंट की बात कर सकता हूं, क्योंकि ये सारी बातें, सारे धर्म, सारे ग्रंथ, सारे हमारे, चाहे गीता हो, रामायण हो या कुरान, मैंने पढ़ी तो नहीं है पूरी कुरान, लेकिन मैं समझता हूं सारे धर्म एक ही बात बताते हैं और सबने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सुनी होंगी ये सब बातें। लेकिन ये होता है कि बार बार इन चीजों को उनको डिस्कस करके बात करने से हमारे मन में इसका रीइंफोर्समेंट होता है, और रिवीजन जिसको हम कह सकते हैं। और तो मैं समझता हूं कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी और शायद कुछ ना कुछ फॉलो करने से आप और हम सभी मिलकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं यहाँ पे। और आप सभी को, कल बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन एक सार्थक जीवन हो। जहां जहां हमको अगर कोई अवसर मिलता है किसी की मदद करने का, आई थिंक बिना किसी रिटर्न की चाह लिए हम लोगों की मदद करें, क्योंकि हम भी जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत मानना यह है कि हम जो कुछ भी हम जीवन में अचीव कर पाते हैं उसके पीछे कई दर्जनों सैकड़ों लोगों का हमारे जीवन में योगदान होता है।
आप कभी आंख बंद करके बैठें और सोचें अपनी जर्नी के बारे में, बचपन से लेके आप जहां भी पहुंचे, तो आप देखेंगे कितने लोगों से मुलाकात हुई है और कितने लोगों ने आपको अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न रूपों में आपको प्रभावित किया है, आपकी मदद की है। अगर किसी ने रास्ते में आपने किसी से कोई एड्रेस पूछा और उसने आपको सही एड्रेस बता दिया, तो मैं समझता हूँ वो भी, उसकी भी एक हमारे ऊपर एक उपकार होता है, मदद होती है, वो भी मददगार होता है। तो और इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी ने आपको धोखा भी दिया तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने भी आपको कुछ ना कुछ एक सीख दे दी है। हालांकि उसको धोखा नहीं देना चाहिए था, लेकिन उस बात से भी आप सीखते हैं और अगली बार आप ज्यादा सचेत रहने की मन में आप ठानते हैं। तो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ।